एफ ग्रिफिथ नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने निमोनिया रोग का जो कारक है जीवाणु डिप्लोकोकस निमोनाई, उस जीवाणु के जो 2 प्रभेद पाए जाते हैं, आर प्रभेद तथा एस प्रभेद, उनको चूहे के शरीर में प्रवेश करवाया और प्राप्त परिणामों के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला कि अनुग्र प्रकार का विभेद या आर सेकंड जो विभेद होता है वह एस सेकंड के आनुवांशिक पदार्थ के साथ मिलकर खुद भी स्वतः एस सेकंड की तरह व्यवहार करने लगता है, अर्थात अनुग्र प्रकार का विभेद उग्र प्रकार का हो जाता है। तो इसके बाद एवेरी नाम के एक वैज्ञानिक थे, ये एवेरी नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 2 और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एवेरी, मैकलॉड तथा मैककार्टी, इन 2 वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक और प्रयोग किया। इन्होंने जो ग्रिफिथ द्वारा जो जीवाणु प्रभेद लिए गए थे, आर सेकंड और एस थर्ड, तो आर सेकंड और एस थर्ड जो इन्होंने प्रभेद लिए थे, इनमें से क्या हुआ था, हमने पिछली बार देखा कि आर सेकंड जो था वह अनुग्र था, जबकि एस थर्ड उग्र प्रकार का था। तो इस स्थिति में उन्होंने, ग्रिफिथ ने क्या किया था, सिर्फ परिणाम निकाल कर छोड़ दिए कि अनुग्र भी एस थर्ड के साथ मिलने पर कैसा हो जाता है, उग्र प्रकार का हो जाता है, अर्थात अनुग्र एस थर्ड के साथ मिलकर उग्र प्रकार का हो जाएगा तथा वह रोग उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में एवेरी, मैकलॉड और मैककार्टी ने एस थर्ड में जो जीवाणु है, इस जीवाणु के विभिन्न संगठक का अध्ययन किया। अब संगठक कौन कौन से हो सकते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से हो सकते हैं, 2 प्रकार के अणु पाए जाते हैं बेटा, एक तो मैक्रोमोलिक्यूल या बड़े अणु और माइक्रोमोलिक्यूल या छोटे अणु। तो बड़े अणु तो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड। तो इन्होंने देखा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल, ये 4 चीज़ें मुख्यतः किसी जीवाणु में पाई जा सकती हैं या किसी जीव में पाई जाती हैं। तो इन 4 चीज़ों को इन्होंने अलग अलग कर लिया। कौन से जीवाणु का, एस थर्ड के जीवाणु का, कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी, लिपिड भी और न्यूक्लिक अम्ल भी। अब इन्होंने आर सेकंड के साथ कार्बोहाइड्रेट को मिला दिया। किसको मिला दिया, कार्बोहाइड्रेट को। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड तथा न्यूक्लिक अम्ल कहाँ से पृथक किए गए हैं, एस थर्ड जीवाणु से, ठीक है। एस थर्ड जीवाणु के जो अणु हैं उनको अलग अलग कर लिया, संगठकों को। तो कार्बोहाइड्रेट को अकेले को आर सेकंड के साथ मिलाया, चूहे में प्रवेश करवाया, तो इन्होंने देखा कि चूहा नहीं मरता है, जीवित रहता है। प्रोटीन को मिलाया तो भी चूहा जीवित रहता है। क्यों, क्योंकि आर सेकंड अभी अनुग्र का अनुग्र ही है, प्रोटीन मिलाने पर भी। लिपिड मिलाया तो भी देखा कि आर सेकंड अभी भी अनुग्र है, उसमें एस थर्ड के जैसे लक्षण नहीं आए। अब जब लास्ट में उसने न्यूक्लिक अम्ल को मिलाया अनुग्र प्रकार के आर सेकंड में, तो इस स्थिति में अनुग्र उग्र प्रकार का बन गया, अर्थात उसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता आ गई। तो ग्रिफिथ के प्रयोगों के परिणामों के आधार पर एवेरी, मैकलॉड और मैककार्टी ने बताया कि न्यूक्लिक अम्ल अथवा डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है
जिसकी वजह से R सेकंड प्रभेद के लक्षणों में रूपांतरण हो जाता है। लक्षण कैसे हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। किसकी वजह से हुआ ये? न्यूक्लिक अम्ल की वजह से, ना कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की वजह से। ये बात किसने बताई? एवरी, मैक्लोड और मैककार्टी ने। तो आपके अगर एक सवाल आ जाता है एग्जाम में कि ग्रिफिथ के प्रयोगों के आधार पर डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, यह निष्कर्ष किसने निकाला? तो आप क्या बताएंगे? एवरी, मैक्लोड और मैककार्टी ने। नेक्स्ट देखिए, एक और प्रयोग किया गया डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ बताने के लिए। वह प्रयोग किया गया हर्शे व चेस के द्वारा। इन्होंने एक प्रयोग किया जीवाणु भोजी वायरस पर। देखिए, जीवाणु भोजी जो वायरस होता है, ये एक ऐसा वायरस होता है जो कि जीवाणु पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करेगा? जीवाणु भोजी वायरस की जो संरचना है कुछ इस प्रकार होती है। ये जो वायरस है, इसकी संरचना में दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो बाहरी आवरण, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, एक पुच्छ तंतु पाए जाते हैं, ठीक है, जिनकी सहायता से वह किसी जीवाणुविक कोशिका पर आकर चिपक जाता है। ये कोई जीवाणुविक कोशिका है। वास्तव में वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? न्यूक्लियोप्रोटीन। क्योंकि इस कैप्सिड के अंदर आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। यह आनुवांशिक पदार्थ डीएनए अथवा आरएनए हो सकता है। तो ये जो आनुवांशिक पदार्थ है या न्यूक्लिक अम्ल है कैप्सिड के अंदर पाया जाता है। ये संपूर्ण संरचना जीवाणु भोजी वायरस की है। यह वायरस जीवाणु पर आक्रमण करता है और अपने डीएनए को इसके अंदर डाल देता है। पुच्छ तंतु की सहायता से खुद के न्यूक्लिक अम्ल को कहाँ डाल देगा? जीवाणु के अंदर डाल देगा। तो मान लीजिए जीवाणु के अंदर वायरस का डीएनए आ जाता है, तो ये वायरस का डीएनए आ गया। अब इस स्थिति में क्या करेगा? यह जो ये जीवाणु भोजी वायरस का जो डीएनए है, यह इस जीवाणु के एंजाइमों का उपयोग करते हुए, किसके? इस जीवाणुविक कोशिका के एंजाइम्स का उपयोग करते हुए स्वयं की प्रतिकृति बनाएगा। क्या बनाएगा? स्वयं की प्रतिकृति, अर्थात रेप्लिकेशन के द्वारा, ये प्रतिकृतिकरण के द्वारा अपनी अनेक कॉपीज बनाएगा। ये कॉपीज बनने के बाद ये जो खंड हैं, ये या तो टूट जाते हैं बनने के दौरान, जब ये कॉपीज बनती है तो इस दौरान ये या तो टूट जाते हैं या कुछ जो है सामान्य अवस्था में रहते हैं। ये जब टूट जाते हैं तो जो जीवाणुविक डीएनए है, इसका कुछ भाग इनसे संलग्न हो जाता है। बात आ रही समझ में? प्रतिकृतिकरण के समय जीवाणुविक डीएनए विषाणुविक डीएनए के साथ कुछ स्थानों पर संलग्न हो जाता है। कैसे? ये जीवाणुविक डीएनए है जीवाणु का, और ये विषाणुविक डीएनए है। तो प्रतिकृतिकरण के दौरान क्या हुआ?
कि जो दोनों हैं विषाणुविक डीएनए और जीवाणुविक डीएनए कहीं कहीं पर संलग्न हो जाते हैं आपस में। तो इस स्थिति में इस डीएनए खंड में आधा भाग तो जीवाणु का है, आधा भाग विषाणु का। अब विषाणु का डीएनए में कौन सी प्रकृति पाई जाती है अपने चारों ओर? ये प्रोटीनियस आवरण या कैप्सिड को निर्माण करने की। तो इसके एंजाइमों का उपयोग करते हुए यह अपने चारों तरफ इस तरीके से प्रोटीन का आवरण बना लेगा और कुछ समय पश्चात यह कोशिका फट जाएगी और फटकर फटकर क्या बना लेगी? ये बाद में वही अनेक जीवाणु भोजी वायरस, ये मुक्त हो जाएंगे। बात आई यहाँ तक समझ में? यानी कि चूंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है ना कभी कि विषाणु कैसे होते हैं, वायरस ना तो सजीव होते हैं ना निर्जीव होते हैं। जब शरीर में रहते हैं, पोषक शरीर में, तब तो सजीव की तरह व्यवहार करते हैं, और जब शरीर के बाहर रहते हैं, पोषक शरीर के बाहर, तो ऐसी स्थिति में वो निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं, कणों की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें उपापचय के लिए एंजाइम्स की उपस्थिति नहीं होती। तो एंजाइम्स के लिए वो किस पर निर्भर रहेंगे? पोषक शरीर पर। ठीक है, पोषक शरीर मिलेगा तो वो एंजाइम को, पोषक शरीर के एंजाइम्स की सहायता से खुद के न्यूक्लिक अम्ल को प्रतिगर्तित करेंगे, खुद के अनेक अणु बनाएंगे और फिर मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, मैं क्या कह रहा हूँ कि जीवाणु भोजी वायरस जीवाणुविक कोशिका पर आक्रमण करके और फिर है जो अपने नए अणुओं का निर्माण करता है। क्लियर? इतनी बात आ रही समझ में? अब हर्शे और चेस ने क्या किया कि दो रेडियो एक्टिव पदार्थ लिए, S35 और P32। एस का मतलब है यहाँ पर सल्फर से, और P का मतलब है यहाँ पर फास्फोरस से। देखिए, जीवाणुविक डीएनए में या कोई सा भी डीएनए हो, फास्फोरस डीएनए में पाया जाता है। फास्फोरस किस में पाया जाता है? जबकि सल्फर जो है वो डीएनए में नहीं पाया जाता। सल्फर किस में पाया जाएगा? प्रोटीन अमीनो अम्लों में। तो प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के। तो बाहर का जो आवरण है प्रोटीन, उसमें सल्फर पाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? इन्होंने क्या किया, हर्शे चेस ने, ये जो जीवाणु भोजी वायरस है, इसको इन्होंने S35 और P32 के द्वारा रेडियो एक्टिव रूप से अंकित कर दिया, लेबल कर दिया। यानी कि इस जीवाणु भोजी वायरस को ऐसे माध्यम में वृद्धि कराई जिसमें S35 और P32 उपस्थित था। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? जहाँ पर सल्फर आएगा वहाँ पर तो क्या होगा? यह रेडियो एक्टिव सल्फर जुड़ जाएगा। जहाँ पर फास्फोरस की उपस्थिति की आवश्यकता होगी वहाँ पर यह रेडियो एक्टिव फास्फोरस जुड़ जाएगा। बता रही समझ में? तो ऐसी स्थिति में सल्फर कहाँ जुड़ेगा? इस कैप्सिड पर। तो एक्चुअली S35 से कौन अंकित हो गया? कैप्सिड। और न्यूक्लिक अम्ल किससे अंकित हो गया? P32 से। किससे? P32। इतनी बात समझ में आई? अब ये क्या करेगा? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनाएगा। यह खुद है और खुद से दूसरी पीढ़ी बनाएगा। अभी जैसे किस प्रकार बनाएगा बताया ना मैंने अभी इस पहले वाले प्रयोग के द्वारा। अनेक कण बने। इन कणों का जब इन्होंने अध्ययन किया, नए बनने वाले कणों का अध्ययन किया, तो इन्होंने देखा कि प्रत्येक जो विषाणु है, जीवाणु भोजी विषाणु, उसमें
S35 नहीं पाया गया, जबकि P32 पाया गया। अर्थात P32 तो क्या है, उपस्थित है, और S35 अनुपस्थित है। क्यों अनुपस्थित है? क्योंकि जीवाणुविक कोशिका में सिर्फ न्यूक्लिक अम्ल ही प्रवेश किया था, सिर्फ न्यूक्लिक अम्ल ने ही प्रवेश किया था, प्रोटीन ने प्रवेश नहीं किया था। और यही जो है रेप्लिकेट होकर प्रतिकृतिकरण करके जीवाणु के एंजाइम्स की सहायता से अनेक नए कणों का निर्माण किया। तो वो प्रोटीन तो है ही नहीं इसमें, सिर्फ क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। तो इन्होंने यह प्रतिपादित किया, यह सिद्धांत हर्शे व चैस ने, कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है। प्रोटीन में यह क्षमता नहीं होती कि वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए। तो यह सिद्ध किसने किया? हर्शे और चेस ने। तो इन दो प्रयोगों के आधार पर हमें यह साबित होता है कि डीएनए ही एक आनुवांशिक पदार्थ है। क्लियर? आगे बढ़े, देखिए बैठो। डीएनए और आरएनए दोनों अलग अलग चीजें हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो तरीके के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो तरह के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए मतलब राइबोस न्यूक्लिक एसिड। मैं अभी डीएनए के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर मैं आरएनए के बारे में भी बात करूँगा। तो हमारे कोर्स में है ना डीएनए और आरएनए, दोनों के बारे में बात करेंगे। वास्तव में आरएनए जो है वह तीन प्रकार का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और एक राइबोसोमल आरएनए। तो जो मैसेंजर आरएनए है वह डीएनए से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? डीएनए से। कुछ जो डीएनए होता है वो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है। कैसा होता है? मुख्य आनुवांशिक पदार्थ। जबकि आरएनए जो है सिर्फ कुछ वायरस में या विषाणुओं में ही आनुवांशिक पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। अरे बात समझ रहे? यानी कि सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है? डीएनए। परंतु अपवाद स्वरूप कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो यह बात अलग है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है या आरएनए से डीएनए बन रहा है। वो सिर्फ मैसेंजर आरएनए और डीएनए की ही बात करें हम दोनों की, तो ही ऐसा हो सकता है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, या कुछ स्थिति में, अभी हम आगे बात करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में आरएनए से डीएनए बन सकता है। तो ये दोनों तो प्रतिलोमीकरण है एक तरीके से। डीएनए से आरएनए भी बन सकता है और आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, पर डिपेंड करता है कि एंजाइम कौन सा है। ठीक है ना? उसके बारे में अभी बात करेंगे हम सेंट्रल डोग्मा में, ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए डीएनए की संरचना। देखिए डीएनए की संरचना जो है, सबसे पहले हम देखें डीएनए की खोज किसने की। एफ मिशर ने। आप लिख लीजिए इस बात को कि एफ मिशर ने श्वेत रक्त कणिकाओं से, हमारे शरीर में जो रक्त होता है, ब्लड, इसमें दो प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। कणिकाएं कौन कौन सी होती है? रक्त कणिकाएं, एक तो प्लेटलेट्स, है ना। तो WBC तो श्वेत रक्त कणिकाएं, RBC लाल रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो ये जो एफ मिशर ने WBC अर्थात श्वेत रक्त कणिकाओं से न्यूक्लिक अम्ल प्राप्त किया, जिसका नाम उन्होंने रखा न्यूक्लिन। क्या नाम रखा? न्यूक्लिन। तो एफ मिशर को श्रेय दिया जाता है किस चीज के लिए? डीएनए की खोज के लिए। फ्रिश मिशर, एफ फॉर फ्रिश। नेक्स्ट देखिए वॉटसन एंड क्रिक। वाटसन व क्रिक के द्वारा डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल दिया गया।
अब बात ये थी कि डीएनए की खोज तो कर ली गई मिशर के द्वारा, परंतु डीएनए की संरचना कैसी है इस बात का पता कैसे चलेगा। तो डीएनए की संरचना हेतु अपने कुछ प्रयोगों के आधार पर वाटसन और क्रिक ने एक हाइपोथेसिस दी कि शायद डीएनए इस प्रकार का हो सकता है, और वह जो उनका मॉडल था उस मॉडल को बोलते हैं द्विकुंडलिनी मॉडल या डबल हेलिक्स मॉडल। इस मॉडल के अनुसार डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। पढ़ा है ना? तो डीएनए क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है? अनेक। ठीक है भाई। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड बेटा दो चीजों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4। फास्फोरिक अम्ल पता लग गया। अब न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड जो है शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। शर्करा जो डीएनए में होती है वह डीऑक्सीराइबोस, जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया था, कौन सी शर्करा होती है ये? डीऑक्सीराइबोस शर्करा। नाइट्रोजनी क्षारक बेटा दो प्रकार के होते हैं। प्यूरिन तथा पिरिमिडिन। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एडिनिन व ग्वानिन। जबकि पिरिमिडिन होते हैं साइटोसिन साइटोसिन, थायमिन तथा यूरेसिल। अर्थात पिरिमिडिन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पिरिमिडिन कहलाते हैं, तथा 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक एडिनिन तथा ग्वानिन प्यूरिन कहलाते हैं। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, यह आरएनए में पाया जाता है। आरएनए में किसकी जगह पाया जाएगा? थायमिन की जगह। तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर सिर्फ किसकी बात करेंगे? थायमिन की। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन इनमें से कोई एक होगा, पिरिमिडिन में से कोई एक होगा, दोनों बंध बनाएंगे और शर्करा के साथ बंध बनाएंगे। कौन सी शर्करा? डीऑक्सीराइबोस। ये दोनों चीज फास्फोरिक अम्ल के साथ जुड़ जाएंगी, तब कोई एक अणु बनेगा। उस अणु को बोलेंगे हम न्यूक्लियोटाइड अणु। और वह न्यूक्लियोटाइड अणु जो है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अणु मिलकर क्या बना लेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या कहलाती है? डीएनए। क्या यह किसने बताया? वाटसन क्रिक ने। अब वाटसन क्रिक ने जो है इसके लिए जो मॉडल दिया था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या देखा कि नाइट्रोजनी क्षारक 4 प्रकार के देखे, दो समूहों में, प्यूरिन और पिरिमिडिन में 4 प्रकार के देखे।
तो यहाँ पर जो बात होगी, एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ जुड़ेगा, ठीक है, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ेगा। ये जो दो नाइट्रोजनी क्षारक आपस में जुड़ते हैं, यह हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ते हैं। कौन से बंधों के द्वारा? एडेनिन थाइमिन से दो हाइड्रोजन बंधों के द्वारा, अर्थात डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। इन्होंने कहा कि डीएनए के दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो स्ट्रैंड। स्ट्रैंड का मतलब एक ये सूत्र और एक ये दूसरा सूत्र। तो एक सूत्र, दो सूत्र, कितने सूत्र हो गए? द्विसूत्र। तो इन्होंने कहा यह कैसी संरचना होती है? द्विसूत्रीय, तथा यह कुंडलन लिए हुए होती है। कैसे? कुंडलन मतलब दो उंगलियां हैं ये, ठीक है, और ये आपस में ट्विस्ट हो जाए इस तरीके से, ठीक है ना, करते हैं ना हम लोग ऐसे। तो अगर ऐसे ट्विस्ट हो जाए, तो जैसे दो रस्सियां हैं तो आपस में इस तरीके से ट्विस्ट हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि वे कुंडलित रूप से हैं। यहाँ पर जब कुंडलन होता है तो बेटा दो प्रकार की खांचें उत्पन्न होती हैं। एक तो ये खांच है, यह तो इसका खांच, तो खांच का जो आकार होगा वह कम होगा, जबकि इस खांच का आकार ज़्यादा होगा। जब कुंडलन होता है तो एक संपूर्ण जो टर्न होगा इसका, ठीक है, तो एक टर्न के बाद जब दूसरा टर्न आएगा तो उसमें एक खांच थोड़ी बड़ी होगी और एक खांच थोड़ी छोटी होगी। तो इसको तो बोलेंगे हम माइनर खांच या माइनर ग्रूव, और ये हो गई आपके मेजर ग्रूव या मेजर खांच, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि एक संपूर्ण टर्न जो है कुंडलन, उसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी? 34 एंगस्ट्रॉम। और एक कुंडलन में, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? एक कुंडलन की। चौंतीस एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई होती है, जिसमें 10 नाइट्रोजनी क्षारकों के युग्म पाए जाते हैं। कितने के? 10 नाइट्रोजनी क्षारक युग्म। ये देख रहे हैं आप, CG से जुड़ा हुआ है, AT से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में एक क्षारक युग्म ये हो गया पेयर, एक युग्म ये हो गया, तो ऐसे करके कितने हो जाएंगे? 10 एक कुंडलन में। तो फिर दो नाइट्रोजनी क्षारक युग्मकों के मध्य दूरी कितनी रहेगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। बेटा एंगस्ट्रॉम यूनिट जो है, इसको मतलब समझते हो? 10⁻⁻10 जो है मीटर, और एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। और एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर होते हैं? एक एंगस्ट्रॉम में होगा 0.1 नैनोमीटर, ठीक है। तो 10 एंगस्ट्रॉम जब होगा तब जाके 1 नैनोमीटर बनेगा। क्लियर? तो ये जो है आप याद रखना। और 1 मीटर बराबर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर -9 मीटर। बात समझ में आई? आगे बढ़े। ये जो दो सूत्र हैं, इन दोनों के मध्य जो मैक्सिमम व्यास होता है डायमीटर, वो इन्होंने बताया 20 एंगस्ट्रॉम का। कितने एंगस्ट्रॉम का? अब ये जो है कहीं पर तो कम हो सकता है, कहीं पर ज़्यादा, पर ये अधिकतम है। बीच का जो है वो कितना होगा?
20 एंगस्ट्रॉम का। ये संपूर्ण मॉडल किसके द्वारा दिया गया? वाटसन व क्रिक के द्वारा। ठीक है, अभी हम इसको इसमें स्लाइड में भी देखेंगे। ये बीच वाला नहीं, इसके अंदर नहीं, ये एक टर्न किया यहाँ से टर्न हुआ, फिर कैसे हुआ ये दो हैं, ये ऐसे जाके ऐसे घूमा आधा टर्न, और फिर ऐसे जाकर पूरा इधर आ जाएगा, तो ये एक पूरा टर्न हो गया, एक कुंडलन। यानी कि ये तो क्या हुआ, आधा ही हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके, और आगे जो है ये टर्न लेगा ना यहाँ पर, पूरा टर्न हो गया, एक बार घुमा, ये इस तरीके से घूमेगा, फिर वापस इधर आ गया सीधा। ठीक है, तो एक कुंडलन जो है, एक पूरा कुंडलन, उसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों के युग्म पाए जाएंगे। हाँ भाई, कुछ पूछना है आगे समझ में? देखो स्लाइड में देखते हैं हम यहाँ पर। देखो बेटा, ये जो है स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये एक पूरा डीएनए हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर देखो एक कुंडलन यहाँ से घूमना शुरू किया इसने। ठीक है, और फिर यहाँ पर आकर ये पूरा एक कुंडलन हो गया, यहाँ पर तो आधा हो गया, यहाँ पर और आधा हो गया, पूरा हो गया। देखो घूम रहा है वापस, इस तरीके से ये ट्विस्ट होने लग जाएगा। अब ये अनट्विस्टिंग हो रही है, अनट्विस्टिंग मतलब विकुंडलन। अब इनका कुंडलन कैसे खुलेगा? देखो अब देखिए, यहाँ पर जो ये देख रहे हैं आप, ये पूरा जो है इस तरीके से खुल रहा है, देख रहे हैं, ये आ रहा है पूरा, और ये पूरा खुल रहा है। तो ये जो कुंडलन है ये पूरा खुल गया कि नहीं खुला? तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो बैकबोन है, ये बैकबोन होती है किसकी? शुगर और फास्फेट की। शर्करा कौन सा है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा। और क्या है? फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरिक अम्ल और शर्करा मिलकर तो ये बैकबोन बनाते हैं, और बीच में क्या जुड़े हुए हैं? ये नाइट्रोजन क्षारक। और बीच में कौन सा बंध है? ये हाइड्रोजन बंध। ये जो शुगर और फास्फेट देख रहे हैं आप, ये शुगर और ये फास्फेट, बीच में बड़ा वाला तो है शुगर, और ये छोटा वाला जो किनारे पे है ये क्या है? फास्फेट है। ये जो फास्फेट और शुगर जो है, इन दोनों के मध्य बंध पाया जाता है, उस बंध का नाम है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। याद रहेगा। नाइट्रोजन क्षारक किसके द्वारा जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बंधों के द्वारा। और शुगर तथा फास्फोट जो फास्फोरस की जो बैकबोन है वो किसके द्वारा जुड़ती है? फास्फोरस के द्वारा, वो फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। ये देखिए, वही एक एडेनिन और एक ये थाइमिन। ये एडेनिन है, यहाँ पर थाइमिन है, बीच में दो बंधों के द्वारा जुड़े हुए हैं, ये एक और दो। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एडेनिन और थाइमिन के बीच में। और साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य कौन सी पाई जाती है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ट्रिपल मतलब 3, 1 2 3, ये इनकी संरचना हो गई, ये ग्वानिन की, ये साइटोसिन की। तो 3 बंध ये बनाते हैं। याद रहेगा ये। तो ये थी हमारे इसमें डीएनए की स्ट्रक्चर। आगे बात करते हैं हम। यहां पर आप देख रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि एडेनिन थाइमिन के साथ इस तरीके से जुड़े, ये रिवर्स भी हो सकता है। थाइमिन के साथ एडेनिन भी जुड़ सकता है। जैसे आप देख रहे हैं ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ रहा है, ऐसे ही साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ रहा है, यानी कि प्रतिलोमीकरण हो सकता है। चारगाफ नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक रूल दिया वाटसन और क्रिक के मॉडल के आधार पर कि प्यूरिन की मात्रा हमेशा पिरिमिडिन की मात्रा के समान होगी। क्या? प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडिन की मात्रा के समान होगी। अब डीएनए में कौन कौन से प्यूरिन पाए जाते हैं? एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन साइटोसिन व थाइमिन। तो ऐसी स्थिति में इनका कहना क्या था कि एडेनिन और ग्वानिन अर्थात प्यूरिन और थाइमिन तथा साइटोसिन का घटक जितने ये होंगे अर्थात पिरिमिडिन,
दोनों की मात्रा समान रहेगी। अर्थात इसको घुमा फिरा के कैसे लिखें, एग्जाम में ऐसे आता है कभी, दोनों का अनुपात समान रहेगा, कैसे भी लिख दो इसको, ठीक है। बात यह है यदि अनुपात लिख रहे हो आप तो एक आना चाहिए सामने, ठीक है, और बराबर, और अगर एक दूसरे के सामने लिख रहे हो तो वो बराबर आने चाहिए। तो ये चारगाफ ने क्या कहा कि प्यूरिन और पिरिमिडिन की मात्रा प्रत्येक जीव में सदैव समान रहती है। तो एक डीएनए में जितना एडेनिन और ग्वानिन होगा उतना ही, ठीक है, थायमिन और साइटोसिन होगा। तो ऐसी स्थिति में चारगाफ के द्वारा दिए गए नियम के अनुसार प्यूरिन तथा पिरिमिडिन की मात्रा समान होगी तथा दोनों का अनुपात सदैव एक आएगा। परंतु ऐसा नहीं होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। हमेशा ज़्यादातर G प्लस C की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है? ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा अधिक देखी गई है, ठीक है। अब आरएनए के बारे में बात करें हम, हाँ, देखो आरएनए जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। आरएनए में हमने बात की कि जैसे कि डीएनए में शर्करा कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोस। ऐसे ही आरएनए में शर्करा होती है राइबोस शर्करा। तो हम अंतर लिख लें दोनों में, तो दो कॉलम बना लेते हैं हम, एक डीएनए का और एक आरएनए का। नंबर एक, तो डीएनए एक मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है, अर्थात लगभग सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ कौन होगा? डीएनए। जबकि आरएनए जो है वह कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोस शर्करा, ठीक है। हमने देखा भी संरचना में कितने सूत्र पाए जाते हैं, इसमें 2 सूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और दोनों जो सूत्र हैं वो कुंडलन बनाते हैं, अर्थात द्विकुंडलिनी संरचना का निर्माण करते हैं। जबकि आरएनए में एक ही सूत्र पाया जाता है, अर्थात यह कैसा हो गया? एक सूत्रीय, ठीक है। कभी कभी जो आरएनए है वह कुंडलन बना लेता है, कभी कभी यह कुंडलन बना लेता है। दूसरी बात, डीएनए में क्षारक युग्मता पाई जाती है, देखा ना हमने अभी, एडेनिन थायमिन से जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है, तो एक जोड़ा बना लेते हैं या युग्म बना लेते हैं। क्षारक युग्मता पाई जाती है। जबकि चूंकि आरएनए कैसा होता है? एक सूत्रीय, परंतु कभी कभी एक कुंडलन का निर्माण कर लेता है, तो कुंडलित अवस्था में क्षारक युग्मता
पाई जा सकती है पूरक क्षारकों के द्वारा। केवल कुंडलित अवस्था में ही क्षारक युग्मता पाई जाती है। देखिए बेटा, हमने दो प्रकार के क्षारक पढ़े हैं, तो प्यूरिन और पिरिमिडिन, परंतु कभी कभी असामान्य प्रकार के क्षारक भी पाए जाते हैं, अर्थात इन दो समूहों से हटके भी कुछ क्षारक पाए जा सकते हैं। वे क्षारक कैसे हो सकते हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल में कि आरएनए स्प्लाइसिंग होता है, ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ेंगे विषमांगी प्रकार का आरएनए होता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, जैसे कि 7 मिथाइल ग्वानोसिन, ये एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं, बाकी काफ़ी सारे हैं जो असामान्य क्षारक होते हैं जिनका कि सामान्यतः प्रोटीन निर्माण में योगदान नहीं होता। ये डीएनए क्या करता है, डीएनए में जीन होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारकों के समूह होते हैं, 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह एक जीन का निर्माण करता है या जेनेटिक कोड बनाता है। उस जेनेटिक कोड के आधार पर प्रोटीन निर्मित होते हैं, प्रोटीन से क्या बने होते हैं, एंजाइम, और एंजाइम हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाते हैं, ठीक है, यही बात है। लेकिन जो असामान्य क्षारक होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन में या अनुलेखन में भाग नहीं लेते, तो ऐसे क्षारक क्या कहलाएंगे, असामान्य क्षारक। डीएनए में असामान्य क्षारक बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, जबकि आरएनए में असामान्य क्षारक अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, ठीक है। स्थायित्व की बात करें तो यहाँ पर डीएनए अधिक स्थायी होता है, डीएनए अधिक स्थायी होता है, जबकि आरएनए कम स्थायी होता है। स्थायित्व से क्या तात्पर्य है कि जो डीएनए के खंड हैं वो बहुत कभी कभी टूटते हैं, जबकि उसका डिग्रेडेशन होता है, अपघटन होता है, ठीक है, या फिर है जो आपस में जुड़ते हैं रेप्लिकेशन के टाइम, या फिर उनका निर्माण होता है तो उस दौरान ही टूटते हैं, जबकि आरएनए जो है फ्रीक्वेंटली टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। अरे बात समझ, तो स्थायित्व का मतलब यहाँ पर ये है। जो चारगाफ का नियम था, चारगाफ का नियम क्या था, अभी बताया आपने कि प्यूरिन व पिरिमिडिन समान होते हैं, समान मात्रा में। मात्रा में समान, लगभग समान, तो यहां पर हम लिख दें लगभग, परंतु आरएनए में ऐसा नहीं होता। तो यदि आपके एग्जाम में सवाल आता है कि प्यूरिन चारगाफ का नियम कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या लिखेंगे, आरएनए में, ठीक है। आरएनए में चारगाफ का नियम फॉलो नहीं होता है। ये बेटा हमने डीएनए और आरएनए में कुछ अंतर देखे, ठीक है। अब डीएनए जो होता है द्विसूत्री होता है, और ये कैसा होता है, आरएनए एक सूत्री है।
अब ये जो है, अभी हमने देखा कि कभी कभी ये कुंडलन का निर्माण कर लेता है। कैसे करेगा कुंडलन का निर्माण? ये तो डीएनए है ही, कुंडलन बना रहा है, और आरएनए कैसा होता है, एक सूत्रीय। तो यह क्या करेगा, कभी कभी आपस में ऐसे ही इस तरीके से है अब ये, ठीक है, एक सूत्रीय लेकिन बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो अब ये जब है यहाँ पर बिखरा हुआ, तो मान लीजिए ये यहाँ पर इसने टर्न किया, यहाँ पर है जो टर्न किया इसने, आगे जाकर ये टर्न कर रखा है, और ऐसा हो गया कि इन दोनों की तरफ आमने सामने जो क्षारक पाए गए वे एक दूसरे के पूरक हुए। कैसे हुए? मान लीजिए ये जो रीजन है और एक ये रीजन है, इन दोनों क्षेत्रों में सूत्र जो है एक दूसरे के सामने आ रहा है, और दोनों ही मान लीजिए इनके जो है पूरक हो गए। पूरक कैसे? एडेनिन किससे जुड़ता है? आरएनए में। आरएनए में एडेनिन किससे जुड़ेगा? यूरेसिल में, क्योंकि आरएनए में थायमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, तो मान लो ए के सामने यू हुआ, यू के सामने ए हुआ, सी के सामने जी हुआ, तो दोनों के मध्य युग्मता हो जाएगी, हाइड्रोजन बंध बना लेंगे दोनों। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी जब कुंडलन निर्मित हो जाता है तो इस स्थिति में क्षारक युग्मता पाई जा सकती है। इतनी बात समझ में आई? आरएनए समझ में आया? डीएनए हमेशा केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जबकि कुछ कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट, कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। इनको अर्ध स्वायत्तशासी अंग कहते हैं। अर्ध स्वायत्तशासी अंग क्यों? क्योंकि इनका आनुवांशिक पदार्थ इनमें ही पाया जाता है। आ रही बात समझ में? जबकि आरएनए जो है केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाएगा। केंद्रक में कैसे पाया जाएगा? डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। वह प्रक्रिया कौन सी होती है? अनुलेखन। अनुलेखन कहाँ होगा? जहाँ डीएनए पाया जाएगा। डीएनए कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्रों में। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। तो मैसेंजर आरएनए केंद्रक में, ट्रांसफर आरएनए जो कि अनुवाद प्रक्रिया में भाग लेता है, और राइबोसोमल आरएनए ये पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आरएनए जो है केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों में मिलता है या पाया जाता है, जबकि डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में ही पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट अर्ध स्वायत्तशासी अंगों में भी पाया जाता है। याद रहेगा? आगे बढ़े बेटा। गुणसूत्र की संरचना देखी होगी आपने। गुणसूत्र के दो भाग पाए जाते हैं, प्रत्येक भुजा को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। तो गुणसूत्र क्या है? क्रोमेटिड की बनी हुई संरचना है। ये जो गुणसूत्र है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, डीएनए तथा प्रोटीन से। कैसे बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का क्या इंटरेक्शन होता है, आपस में किस प्रकार मिलते हैं डीएनए तथा आरएनए, इस बारे में हम पढ़ेंगे अपने नए टॉपिक में जिसका नाम है डीएनए पैकेजिंग, अर्थात गुणसूत्र कैसे निर्मित होता है। देखते हैं। देखो इधर देखते हैं हम। मैंने कहा कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्या बना होता है? गुणसूत्र। डीएनए के बारे में आप जानते हो, समझ गए अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटीन। बेटा इसमें प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर बनाते हैं गुणसूत्र।
डीएनए पैकेजिंग के लिए एक मॉडल दिया गया, इस मॉडल को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। ये जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है, इसके अनुसार गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन इसमें होती है हिस्टोन। बेटा हिस्टोन जो प्रोटीन होती है, पांच प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? पांच प्रकार की। कौन कौन सी? H1, H2A, H2B, H3 व H4। H2A, H2B तथा H3, H4 व H1, पांच प्रकार की हो गई। अब ये आपस में किस प्रकार जुड़ती हैं वो देखते हैं। ये जो प्रोटीन है, ये जो है H2A और H2B, कौन कौन सी? H2A और H2B, ये जो है एक डाइमर बना लेंगी। डाइमर मतलब दोनों आपस में जुड़ गई। ये H2A प्लस H2B दोनों ने डाइमर बना लिया। अब ये डाइमर, एक और दूसरा डाइमर आएगा, H2A प्लस H2B। एक डाइमर ये हो गया, एक डाइमर ये हो गया। तो एक तो ये रहा, दूसरा आके भी इसके ऊपर ये लग गया। ठीक है, डाइमर नंबर 1, डाइमर नंबर 2। तो डाइमर नंबर 2 और डाइमर नंबर 1। अब ये संरचना कैसी हो गई? टेट्रामर। चार संरचनाएं आपस में जुड़ गई। ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे? इसको टेट्रामर। क्लियर? अब जब ये चतुष्कीय संरचना है, अब आगे क्या होगा कि H3 और H4 एक समूह बनाएंगे, H3 प्लस H4 एक समूह या द्विक बनाएंगे, एक डाइमर बनाएंगे। यह जो द्विक है इस टेट्रामर के ऊपर, जो कि H2A H2B का है, इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगा। नंबर 1 H2 H2B की तरह H3 प्लस H4 भी 2 बार होगा, 2 बार आएगा। तो क्या हो गया? ये H3 प्लस H4 वही सेम। तो ये कंडीशन हो जाएगी आपके पहले वाले की तरह। तो डाइमर नंबर 1, डाइमर नंबर 2, ये भी क्या हो गया? एक टेट्रामर। अब इसमें कितने घटक हैं? कितनी प्रोटीन है? 8। तो इस घटक को बोलते हैं हम ऑक्टामर। टोटल क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्टामर। यह ऑक्टामर किसका बना हुआ है? कौन सा मिसिंग है अभी? H1 अभी तक मिसिंग है। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा ऑक्टामर का। H2A प्लस H2B का होल स्क्वायर, H3 प्लस H4 का होल स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये ऑक्टामर। एक टेट्रामर इज इक्वल टू एक ऑक्टामर। ये जो एक इकाई है ऑक्टामर की, इकाई जो है ऑक्टामर की, इसके चारों ओर मान लो ये क्या हो गया? इस इकाई को मैं ऐसे बना दूं, क्या हो गया? ऑक्टामर। इस ऑक्टामर के चारों ओर 146 बेस पेयर लंबा, कितना? 146 बेस पेयर लंबा डीएनए अणु
कुंडलन बना लेगा। एक 146 बेस पेयर लंबा डीएनए अणु इस ऑक्टामर के चारों ओर घूम जाएगा, एक कुंडलन का निर्माण कर लेगा। ठीक है, यह इकाई कहलाती है न्यूक्लियोसोम इकाई। क्या कहलाएगी? समझ में आ गई बात? ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो ऑक्टामर था और 146 बेस पेयर लंबा न्यूक्लियोटाइड अणु, एक वो बन गई है पूरी संरचना। इसके जो अणु के दोनों सिरे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के, 146 बेस पेयर लंबे न्यूक्लियोटाइड अणु के डीएनए के जो दोनों सिरे हैं, इन दोनों को सील करता हुआ H1 प्रोटीन भी आकर यहां पर जुड़ जाएगा। ये H1 प्रोटीन हो गया। तो ये जो है H1 प्रोटीन क्या करेगा? कब आया ये? जब एक ऑक्टामर के चारों ओर 146 बेस पेयर लंबा डीएनए अणु आकर जुड़ गया। उसके पश्चात दोनों सिरों को ब्लॉक करने के लिए कौन आ जाएगा? H1 अणु। क्लियर? ये जो H1 है, इसे ये H1 हो गया। तो यह एक इकाई हो गई न्यूक्लियोसोम की। कौन सी इकाई हो गई? एक इकाई न्यूक्लियोसोम की। तो यहां पर मैं दिखा रहा हूं ये एक गोल संरचना, एक गोल संरचना। यहां पर काफी सारी गोल संरचना किसके साथ? एक डीएनए खंड के द्वारा जुड़ी हुई है। यहां पर ये डीएनए खंड हो गया, ये भी डीएनए खंड, ये भी डीएनए खंड, और ये जो है दो गोल संरचना है। यह प्रत्येक जो गोल संरचना है यह न्यूक्लियोसोम कहलाती है। क्या है ये? ये न्यूक्लियोसोम। और ये क्या है? न्यूक्लियोसोम। तो ये जो गोल संरचना है क्या हो गई? इसको हम बड़ा कर दें तो ये संरचना है ये। ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम। इसको मैं एन से निरूपित कर दूं, ये लिख देते हैं यहां पर एन, ये एन। तो ये जो न्यूक्लियोसोम है, एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से जिस डीएनए खंड के साथ जुड़ा रहता है, जिस डीएनए खंड के साथ जुड़ा रहता है, उसे हम कहते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलेंगे? लिंकर डीएनए क्या काम कर रहा है? दो न्यूक्लियोसोम्स को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। याद रहेगा? अब क्या होगा? एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, दोनों के मध्य लिंकर डीएनए। क्या रह गया? H1 प्रोटीन। क्या रह गया? H1 प्रोटीन। तो ये जो है यहां पर बीच में H1 प्रोटीन हो गया, पूरा बन गया। तो एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम से लिंकर डीएनए जुड़ जाएगा और ये जो सिरे हैं जो H1 प्रोटीन के द्वारा ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ब्लॉक कैसे करेगा? अब ये देखो, ये अनेक न्यूक्लियोसोम हो गए।
ठीक है। अब इन न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ जो डीएनए जुड़ना है वो जुड़ा रहेगा। ये जुड़ा हुआ है पूरा इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो संरचना है कंडेंस हो गई है, अब ये क्या हो गई, कंडेंस मतलब संघनित हो गई है, अर्थात ये जो न्यूक्लियोटाइड्स थे, न्यूक्लियोसोम थे, अब क्या आ गए, बिल्कुल पास पास आ गए। ये एक देख रहे हैं, एक देख रहे हैं, ऐसा करके ये पूरी जो संरचना है इस प्रकार कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है, और संघनन के फलस्वरूप ये जो संरचना है क्या बन जाएगी, गुणसूत्र। क्या बन जाएगी ये, गुणसूत्र। तो ये जो न्यूक्लियोसोम है, एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ जुड़ेगा और जुड़ जुड़कर जो है संघनित हो जाएगा। यह संघनित संरचना बेटा कहलाती है सोलेनॉइड। क्या कहलाएगी, तो सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड क्या है, अनेक न्यूक्लियोसोम्स के जुड़ने पर बनी एक संघनित संरचना सोलेनॉइड कहलाती है। और न्यूक्लियोसोम किसके बने होते हैं, लिंकर डीएनए, हिस्टोन ऑक्टामर, 146 बेस पेयर लंबा डीएनए खंड तथा H1 प्रोटीन। याद रहेगा, ठीक है। फिर से देख लें एक बार, H3H4 का टेट्रामर, H2H2B का टेट्रामर दो बार उपस्थित है, आगे ऑक्टामर बना, एक ऑक्टामर के चारों ओर 146 बेस पेयर लंबा डीएनए खंड जुड़ा, ठीक है। ये जो डीएनए खंड है ये एक पूरी न्यूक्लियोसोम इकाई हो गई। एक न्यूक्लियोसोम इकाई दूसरी न्यूक्लियोसोम इकाई के साथ जुड़ी रहेगी। एक 8 से 114 बेस पेयर लंबा होता है डीएनए लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए कितना लंबा होगा, 8 से 114 बेस पेयर। यदि लूज है तो वो क्या 114 बेस पेयर के आसपास होगा, और जो संघनित है तो वो 8, 9, 10 बेस पेयर के आसपास होगा, ठीक है, यानी पास पास उपस्थित है। तो डिपेंड करता है प्रजाति के डीएनए पर, गुणसूत्र पर। तो ये जो डीएनए है जिसके द्वारा एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से जुड़ा हुआ है, लिंकर डीएनए कहलाता है। संघनित हुई संरचना सोलेनॉइड कहलाती है। यह संघनित सोलेनॉइड और भी संघनित हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, वो गुणसूत्र। आप समझ में आया गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से। बेटा कहीं कहीं पर ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, इसके अलावा कभी कभी दूसरे प्रकार की प्रोटीन भी जुड़ी रहती है कहीं कहीं, वो होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन तो है ही, हिस्टोन प्रोटीन, इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार की जो प्रोटीन इसमें जुड़ी हुई रहती हैं कभी कभी, वो क्या कहलाती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो मुख्यतः तो ये किसकी बनी होती है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए की। देखो यहाँ स्लाइड में और देखते हैं हम। देखिए ये जो है गुणसूत्र है, ठीक है, गुणसूत्र अभी फैला हुआ है थोड़ा सा, उसको खोल दिया गया है, यानी कि थोड़ा थोड़ा वो खुल रहा है ना। तो देखिए आगे जाकर क्या करेगा, यहाँ पर ये है पूरा गुणसूत्र है ना। अब यहाँ पर ये जो है डीएनए खंड इन ऑक्टामर्स के चारों ओर जुड़ रैप हो जाएंगे, हो रहे ना रैप, ये तो डीएनए खंड हो गया। अब एक देखिए ये ऑक्टामर आ गए बहुत सारे, क्या काई के ऑक्टामर है, प्रोटीन के, कौन से प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। ये देख रहे हैं ये उभरे हुए जो खंड हैं, ये एक कोई H3 होगा, एक H4 होगा, दोनों फिर से दोबारा उपस्थित होंगे, ठीक है। पीछे कहीं H2 और H2 भी वो उपस्थित होगा। तो ये पूरा बन के एक खंड बन गया डीएनए का, डीएनए के ये खंड बन गए। अब इन डीएनए के खंड के चारों ओर ये जो प्रोटीन के जो खंड है, इनके चारों ओर ये डीएनए इस तरीके से कुंडलन लेगा। एक कुंडलन में कितना डीएनए जाएगा, 146 बेस पेयर। तो ऐसे करके ये संपूर्ण रूप से कुंडलित कर लेगा धीरे 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 धीरे। देखो अब दूसरे को रहा है, तीसरे को, ठीक है। ऐसे ये कुंडलन करने के पश्चात आपस में संघनित होने लगेगा। संघनित कैसे होगा अभी देखते हैं। तो ऐसे 146 बेस पेयर जो है जुड़ता जाएगा।
अब जो ये जो संरचना थी वो क्या हो गई, कंडेंस हो गई है, संघनित हो गई है ना। तो ये संघनित संरचना है, वही क्या कहलाती है, अब ये गुणसूत्र बन गई, ठीक है ना। तो किस प्रकार समझ में आया कैसे जुड़ता है, उसके चारों ओर जो है वो डीएनए के खंड जुड़ते जाएंगे, क्लियर। अब एक बात और आती है, कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन क्या आता है कि ये तो हम जानते हैं कि एक न्यूक्लियोसोम के चारों ओर कितना डीएनए खंड जुड़ता है, 146 बेस पेयर, यानी कि एक न्यूक्लियोसोम के चारों ओर। यहां पर दो न्यूक्लियोसोम हो गए। अब इन दोनों के ये जो न्यूक्लियोसोम है, एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम के मध्य, एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम के मध्य लगभग 200 बेस पेयर लंबा डीएनए खंड उपस्थित होता है। कितना, लगभग 200 बेस पेयर लंबा। तो यदि एक एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इस न्यूक्लियोसोम के चारों ओर कितना डीएनए खंड होता है, कितना लंबा होता है, 146, परंतु एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम के मध्य, यानी कि इसके चारों ओर लिपटा हुआ, आधा तो इसके चारों ओर लिपटा हुआ, ये लिंकर डीएनए, आधा इसका लिपटा हुआ, टोटल कितना हो जाएगा, ये 200 बेस पेयर। आ रही बात? ये थोड़ा लिटिल कंफ्यूजिंग आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। देखो, इसका 146, इसका लगभग आधा, इसका लगभग आधा, इसका 146, इसका लगभग आधा, दोनों को जोड़ दिया, और बीच का लिंकर डीएनए, बीच का लिंकर डीएनए जो कितना लंबा था, 8 से 114 बेस पेयर लंबा। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के लगभग 200 बेस पेयर का जो है डीएनए उपस्थित होता है, और एक इसके चारों ओर, न्यूक्लियोसोम के चारों ओर 146 बेस पेयर। ये अपने को याद रखना है। ये हर प्रजाति में, हर प्रजाति के जीवों के डीएनए में अलग अलग वैरी करता है, विभिन्न होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है ये सेम ही हो, लेकिन जब इन्होंने गुणसूत्र का अपघटन किया, गुणसूत्र का अपघटन किया, तो उन्होंने देखा कि डीएनए भी प्राप्त होता है और प्रोटीन भी प्राप्त होता है। फिर कितना लंबा डीएनए प्राप्त होता है, तो वो उन्होंने मेज़र किया, प्रोटीन कौन कौन से होते हैं वो उन्होंने मेज़र किया। तो इस आधार पर यह बताया कि डीएनए जो है प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करता है। डीएनए पैकेजिंग समझ में आई? याद रहेगा इतना? आगे बढ़े, टाइम लगेगा ना, करीब इसमें 10 मिनट लगेंगे। देखो, डीएनए प्रतिकृतिकरण क्या है? डीएनए प्रतिकृतिकरण, प्रतिकृति हिंदी में जैसा कि शब्द है, प्रतिकृति मतलब अपने जैसा निर्माण करना, अपने जैसे का निर्माण करना। तो डीएनए जो है यह अपने समान कोई कॉपी बनाता है, जैसे A डबल बॉन्ड T, देखो बेटा यहाँ देखो, ये कोई एक पेरेंट डीएनए है, जनक, और इस डीएनए से इसकी ये 2 कॉपीज बन गई। कितनी बन गई है? 2 कॉपीज बन गई। तो ये जो एक डीएनए खंड से 2 कॉपीज का जो निर्माण हो रहा है, यह कहलाता है डीएनए प्रतिकृतिकरण। डीएनए प्रतिकृतिकरण के दौरान एक डीएनए से बनने वाले जो नए डीएनए होंगे वो कैसे होंगे? समान होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर? अब देखो, बात यह है कि एक डीएनए से जब 2 डीएनए बन रहे हैं
तो यह किस प्रकार बन रहे हैं, ऐसी कौन सी पद्धति होगी कि एक डीएनए से जो ये जो 2 डीएनए बने हैं ये किस प्रकार बने होंगे। देखो 3 तरीके हैं बेटा। एक तो ये है कि ये जो जनक डीएनए है इनमें से एक से कितने बनने हैं, 2 बनने हैं, ठीक है। एक तो जनक की तरह हो और दूसरा कोई नया डीएनए हो, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन क्या होगी, कोई एक सूत्र तो जनक का हो और कोई एक सूत्र नया हो, दूसरे में भी एक सूत्र पुराना होगा, एक सूत्र नया होगा। यहाँ मैं जो रेड कलर से जो बना रहा हूँ इसका मतलब क्या है, नया डीएनए सूत्र, और जो ब्लैक कलर से बना हुआ है वो पुराना डीएनए सूत्र। तो एक तो पद्धति ये हो गई कि पूरा का पूरा एक तो पुराना ही रहेगा दोनों सूत्र, और जो नया अणु होगा वो उसके दोनों सूत्र नए रहेंगे। दूसरी पद्धति में जब एक अणु तो 2 अणु बनेंगे जिनमें से प्रत्येक का सूत्र, एक सूत्र तो पुराना रहेगा और एक सूत्र नया रहेगा। तीसरी पद्धति क्या हो सकती है, तीसरी पद्धति में जो डीएनए का खंड होगा वह कहीं पर तो पुराना होगा और कहीं कहीं पर नया होगा, अर्थात वो जो है टुकड़ों में उसका निर्माण होगा। यहाँ आप देख रहे हैं, यानी कि ब्लैक कलर से मतलब पुराना है, ये नया सूत्र हो गया लाल वाला। तो ऐसे करके ये दोनों ये टूट जाएगा और कहीं कहीं से ये नया बन जाएगा। इसको तो बोलते हैं संरक्षित प्रकार का प्रतिकृतिकरण, संरक्षित प्रकार का। इसको बोलेंगे अर्ध संरक्षित प्रकार का, और इसे बोलेंगे छिद्रित प्रकार का। कौन से प्रकार का, छिद्रित प्रकार का। अब ये जो 3 प्रकार के पॉसिबली 3 प्रकार का जो रेप्लिकेशन हो सकता है, कौन कौन सा, संरक्षित प्रकार का, अर्ध संरक्षित प्रकार का और छिद्रित प्रकार का। तो इन तीनों में से ऐसा कौन सा वास्तव में सजीव कोशिकाओं में ऐसा कौन सी पद्धति है जिसके द्वारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है। उसके लिए मैसलसन तथा स्टॉल ने एक प्रयोग किया। क्या किया, एक प्रयोग किया। उस प्रयोग के अंतर्गत इन्होंने इस डीएनए को एक ऐसे माध्यम में रखा जिस माध्यम में N15 उपस्थित था। ये एक रेडियो एक्टिव तत्व हो गया, ठीक है। यह रेडियो एक्टिव तत्व एक माध्यम में मिला दिया गया और उस माध्यम में एक पुराना डीएनए रख दिया गया, एक डीएनए रख दिया गया, ठीक है। अब उस माध्यम को डीएनए प्रतिकृतिकरण हेतु सभी एंजाइम्स उपलब्ध कराए गए। अब क्या करेगा, डीएनए प्रतिकृतित होगा, 2 कॉपीज बनाएगा, ठीक है। एक बार जब N15 से इन्होंने इसको लेबल कर दिया, फिर उस माध्यम में जबकि एंजाइम्स मिलाए गए प्रतिकृतिकरण हेतु, उस अवस्था में इन्होंने उसमें N14 मिला दिया। क्या मिला दिया, N14। बात आ रही समझ में? मेरा कहने का मतलब क्या है, दोनों जो सूत्र हैं ये किससे अंकित हैं, N15 रेडियो एक्टिव तत्व से। अब ये प्रतिकृतित होंगे। प्रतिकृतिकरण हेतु जो माध्यम दिया गया है वो माध्यम, उस माध्यम में कैसा है, N14 तत्व उपस्थित है। जब इन्होंने देखा कि तीनों पद्धति के द्वारा किसी एक के द्वारा रेप्लिकेशन होना चाहिए, तो जो प्राप्त जो संतति होगी, 2 बनेगी, 2 संतति। तो इस संतति में इन्होंने देखा
कि एक जो डीएनए सूत्र था नए बनने वाले का, उसमें एक तो N15 से लेबल था और एक सूत्र N14 से लेबल था। ऐसे ही दूसरे में भी एक N15 से और एक N14 से लेबल था। इसका मतलब N15 वाला तो वही पुराना, और N14 कहाँ से आया, क्योंकि माध्यम में मिला दिया था N14, तो इसलिए ये नया हो गया। तो मैसेल्सन स्टाल ने बताया कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण अर्धसंरक्षी विधि के द्वारा होता है। कौन सी विधि के द्वारा? अर्थात एक सूत्र तो पुराना होता है जनक और एक सूत्र नया बना हुआ होता है। क्लियर? बात आ गई समझ? तो मैसेल्सन स्टाल के द्वारा डीएनए का प्रतिकृतिकरण कौन सी विधि के द्वारा होता है? अर्धसंरक्षी विधि के द्वारा। ठीक है भाई। अब ये किस प्रकार होता है, कौन कौन से एंजाइम्स इसमें भाग लेते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई सवाल समझ में आया? यहाँ तक डीएनए पैकेजिंग समझ में आई? समझ में आई? डीएनए और आरएनए में अंतर समझ में आया? घर जाकर सबको रिवाइज करना है। ठीक है, और इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको एक कॉपी में लिख लिया करो। ठीक है, जैसे मेरे भी कोई याद आया तो मैंने बताया ना, हाथ ऊपर कहीं साइड में लिख लिया करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? बाकी बाद में देखते हैं।